शाहनवाज हुसैन साहब, सीधा सवाल आपसे, संकट की एक घड़ी और इस संकट की घड़ी में आखिर क्या उपाय है हमारी सरकार के पास, कैसे उन भारतीयों तक पहुंचेंगे? और अगर खाड़ी युद्ध जो पहली युद्ध हुआ था उस वक्त की बात करें तब भी लाख से ज्यादा भारतीयों को निकाला गया था। विपक्ष ये कह रहा है कि देरी हो गई, आप क्या बताएंगे? नहीं, अगर विपक्ष विदेश नीति पर भी विपक्ष की तरह व्यवहार करना चाहता है तो उनको मुबारक हो ऐसा विपक्ष। हम इस संकट की घड़ी में ये सत्ता पक्ष और विपक्ष का व्यवहार नहीं बल्कि ये विचार आज देश का है। हमारे देश के लोग वहाँ फंसे हुए हैं, हमारी चिंता है। और जैसा विदेश मंत्री सुषमा जी ने कहा कि कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जो कुछ भी कर सकते हैं। अब ये कहना कि देर हो गई और पहले किया जाता, तो इराक की सिचुएशन तो बहुत ज़्यादा पहले से तनावपूर्ण रही जी, और उस हिसाब से कम लोग वहाँ रहे। तो अभी जो सबसे एक्सपीरियंस व्यक्ति थे जिनका कॉन्टेक्ट वहाँ है उनको भेजा गया है और एक मंत्रालय में उसका मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग हो रही है और कोशिश जारी है कि किसी तरह वहाँ जो हमारे 40 लोग अगवा हैं उनको बचाया जा सके और जो हमारे लोग इराक में रह रहे हैं उनको भारत वापस लाया जा सके। क्या आपने शाहनवाज साहब कहा कि कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, अगर उन लोगों के लिए जिनके लिए परेशानी की ये परिस्थिति इस वक्त बनी हुई है, परिवार वाले के लिए ढाढ़स बनाने के लिए क्या कर सकते हैं आप? क्या कर सकते हैं? सरकार इस वक्त क्या कर रही है? इतना कह सकते हैं जो विदेश मंत्री जी सुषमा जी ने कहा कि जो यथासंभव कोशिश होगी। आप ये मान लें कि पूरी सरकार उनको अपना परिवार मानती है और पूरी सरकार और पूरा देश उन परिवार के साथ है। एक एक भारतीय की जिंदगी कीमती है और जो माहौल है, जो सिचुएशन वहां बना है, वो अचानक इतना आगे बढ़ जाएगा कि वहां की सरकार भी अपने आप को सुरक्षित नहीं मान रही है। कई शहरों पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया है और वो बगदाद बचाने में लगे हुए हैं। पूरी दुनिया इस वजह से परेशान है और जो हमारे भारतीय वहां फंसे हैं उनकी चिंता करना हमारा फर्ज है और हम लोग इसको कर रहे हैं। मीम अफजल साहब, कोशिशें कर रही है सरकार, विदेश मंत्री सामने आ रही है, कह रहे हैं कि हम हर मुमकिन कोशिश इस वक्त कर रहे हैं, भरोसा है ना आपको? पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि शाहनवाज साहब को बिल्कुल ये एहसास नहीं करना चाहिए कि हम लोग चूंकि अपोजिशन में हैं इसलिए इस तरह की कोई बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये आप सबका साझा मसला है। ये इस वक्त देश के ऊपर जो भी संकट है वो सबका है, वो किसी एक पार्टी का नहीं है, हमारा ऐसा मानना है। लेकिन को तकनीकी खराबी आ गई है मीम अफजल साहब की बातों में। मैं चाहती हूँ जी पार्थो साथी साहब, आपके जरिए जो कोशिशें हो रही हैं, क्या क्या तरीके क्या हो सकते हैं ऐसे वक्त पर उन्हें वापस आने? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है सहनशीलता। जब इस तरह के अपहरण होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जी, तो रिहा 5 दिन में हो सकते हैं, 3 साल में हो सकते हैं, कोई भरोसा नहीं, क्योंकि उस चीज पर आधारित है कि वहाँ ग्राउंड रियलिटीज क्या है, जमीनी बात क्या है, वहाँ कौन किस पर कहाँ कब्जा कर रखा है। अब ये जो आए हैं विद्रोही, ठीक है, अगर इराकी हों और सिर्फ इराकी हों तो आपने देखा है कि वहाँ कई हजार भारतीय हैं, कई हजार विदेशी हैं, उन पर कोई आपत्ति नहीं है, उन पर कोई हमला नहीं हुआ है और हमारे नर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि हम रहने के लिए तैयार हैं। 6000 उत्तरी हैं हमारे नागरिक उत्तरी इराक पे, ज़्यादातर वो अभी इलाके में हैं जहाँ कुर्दों का शासन है, यानी पेशमर्गा कहते हैं उनके फाइटर्स, उनके प्रोटेक्शन है, उनका सुरक्षा मिल रहा है। लेकिन जो ये बना है ISIL, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवांट, मतलब क्या? वो चाहते हैं एक इस्लामी राज, ना सिर्फ इराक और सीरिया पर बल्कि उसमें फिलिस्तीन शामिल हो, लेबनान शामिल हो, तो एक बड़ा इस्लामी निज़ाम चाहते हैं जी।
तो इसमें जिहाद के लिए, जिहाद के नाम पर और खास तौर पे एक सुन्नी जिहाद के नाम पर ये लोग दुनिया के हर एक भाग से आ गए हैं, पाकिस्तान से भी पहुंच गए हैं। कुछ अफवाहें हैं कि शायद हमारे लोग भी वहां हों। तो ये कहना कि जिन लोगों ने इनको कब्जा किया उनका मकसद क्या है, उनकी कॉम्पोजिशन क्या है, उसे पता करना है। तो मैं सोचता हूं जो भी कदम उठाए जा रहे हैं सही है, जो संभव है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि एक ही संगठन है जो वहां घूम सकता है, वो है इराकी रेड क्रेसेंट यानी रेड क्रॉस का जो इराकी विभाग है। वो जा सकते हैं, वो जा सकते हैं जहां लड़ाई हो रही हो, कोई उन पर गोली नहीं चलाता। उनके जरिए निगोशिएट हम कर सकते हैं। उनके वो एक हैं जी। दूसरी बात ये है, स्पष्ट ये जो कार्रवाई हो रही है, जो भी इराक के शिया सरकार के निगोशिएशंस कैसे हो सकते हैं, बातचीत वहां पर कैसे हो सकती है, रास्ता कैसे निकाला जा सकता है, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। और मैं चाहती हूँ जीडी बख्शी साहब आपको अब शामिल करूँ इस पूरी बहस में। सबके बीच सवाल एक ये है कि हमने क्या अपने जो हिंदुस्तानी थे उन्हें वहां से वापस आने में थोड़ी देरी कर दी, शुरू में ज्यादा सतर्क होने की जरूरत थी, और अब उपाय क्या क्या है, तरीका क्या होना चाहिए? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस रफ्तार से इराक में स्थिति डिटेरियोरेट हुई है उसका शायद बहुत कम लोगों को अंदेशा था। पहले जो इस्लामिक स्टेट फॉर इराक एंड सीरिया ISIS संगठन है उसकी इतनी ताकत नहीं थी। जब अमेरिकी फौजें इराक में थीं तो जनरल पेत्राउस ने, जो कि सुन्नी कबीले थे वहां पे, उन सबको अल सरावा ऑर्गेनाइजेशन के नीचे गठन किया था ताकि वो अल कायदा से लड़ें। जब वो अमेरिकी वहां से इराक छोड़कर गए तो उन्होंने अनुरोध किया था मलिकी सरकार से कि इन अल सरावा ग्रुप के जो सुन्नी फाइटर्स हैं उनको वो इराक की सेना में ले लें। इराक की सेना में उन्हें नहीं लिया गया, बशर्ते रिजल्ट ये हुआ है कि अल सरावा और जो भातिस्त, जो रिपब्लिकन गार्ड्स इराक की पुरानी सेना के लोग थे, वो सब जाके एकदम से शामिल हो गए हैं ISIS संगठन के साथ, और बड़ी तेजी से इसने एडवांस किया है और तकरीबन बगदाद राजधानी के जो द्वार पे ये अब खटखटा रहा है। तो इतनी स्पीड से एडवांस होगा ये तो बहुत कम लोगों ने सोचा था, और इस तरह इराक की फौज के पांव उखड़ जाएंगे ये इसका अनुमान लगाना कठिन था। वहां पे जो आपकी पॉइंट्स ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारी एम्बेसी है इराक में, जिसको हालात का पूरा जायजा है, और जो आपका लीड एजेंसी है इस वक्त यहाँ पे नेगोशिएशन वगैरह करने के लिए, वहां पे जो